नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। श्रोताओं, आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सचिवालय के संबंध में। केंद्रीय सचिवालय जो विषय है वो आपके एमए के पाठ्यक्रम और बीए के पाठ्यक्रम दोनों में ही है। अर्थात जो शिक्षार्थी हमारे अ, लोक प्रशासन से एमए कर रहे हैं या जो शिक्षार्थी हमारे जिन्होंने बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक विषय के रूप में लिया है, तो दोनों ही प्रोग्राम के पाठ्यक्रम में हमारा केंद्रीय सचिवालय देखने को मिलता है। तो आज हम लोग केंद्रीय सचिवालय के संबंध में इस रेडियो प्रोग्राम में, इस रेडियो वार्ता में बात करेंगे। तो केंद्रीय सचिवालय बेसिकली क्या होता है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को मिलाकर केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। अर्थात केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग जहाँ पर होते हैं उसे हम केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अगर बात करें, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो इन सब का समूह ही क्या है, केंद्रीय सचिवालय है। और इसके अंतर्गत जो भी विभाग होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिसके अंतर्गत कुछ विभाग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमको विभिन्न विभाग देखने को मिलते हैं। राजस्व विभाग हो गया और अन्य विभाग हो गए। और उसी तरीके से हमको ये भी देखने को मिलता है कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कोई भी विभाग हमको नहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसके जो मंत्रालय हैं उसके अंदर एक से अधिक विभाग हो सकते हैं। और या कुछ मंत्रालय ऐसे भी हैं जिनके अंतर्गत विभाग नहीं होते, वो सिर्फ मंत्रालय ही एक मतलब इंडिविजुअल रूप से कार्य करता है। उसके डिवीज़न में हमको विभाग देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग मंत्रालय की संरचना की बात करें तो सबसे पहले मंत्रालय की संरचना में कौन होते हैं? राजनीतिक प्रमुख होते हैं, अर्थात मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए। और जो दूसरा स्तर हमको देखने को मिलता है वो सचिवालय संगठन का स्तर देखने को मिलता है। अर्थात इसके अंतर्गत स्थायी सरकारी अधिकारी देखने को मिलते हैं हमको। जैसे सचिव हो गए, संयुक्त सचिव हो गए, उप सचिव हो गए, अपर सचिव हो गए, कार्य स्टाफ हो गए आदि। और तीसरा जो स्तर स्तर देखने को मिलता है वो निदेशालय देखने को मिलता है। अर्थात इसके अंतर्गत महानिदेशक आते हैं, आयुक्त आते हैं जो कि नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। सचिवालय में क्या होती हैं कि बेसिकली आपका एक वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सारे ही चीज़ों के बारे में आपका जो भी नीतियाँ बनती हैं केंद्रीय स्तर पर, तो उन सारी ही नीतियों और जो योजनाएं बनती हैं उन सभी का क्या होता है, वो थिंक टैंक होता है। सभी को एक तरीके से जो सुझाव होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का खाका होता है, और जो भी मतलब एक तरीके से नीति निर्धारण का कार्य करता है। और जो भी डाटा चाहिए होता है, जो भी आंकड़ों की ज़रूरत होती है, फील्ड लेवल पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उसको एनालिसिस कहाँ पे बैठ के किया जाता है? आपका सचिवालय में किया जाता है। वो एक तरीके से आपका जो भी सोचने विचारने वाली गतिविधियाँ होती हैं वो सचिवालय में होती हैं। और उन सचिवालय के फीडबैक के आधार पर जो नीतियाँ बनती हैं, विधायिका जो नीतियाँ बनाती हैं, तो उनको क्रियान्वित करने का कार्य कौन करता है? आपका बेसिकली आपका मुख्य रूप से अगर हम लोग बोले फील्ड लेवल पे जो उसको उतारने का काम किसके द्वारा किया जाता है? निदेशालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय अधिकारी का जो पदानुक्रम है उसमें सबसे ऊपर आते हैं सचिव। अर्थात मंत्रालय का जो सचिव होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, वो मुख्य सलाहकार होता है आपका मंत्री का। उसके नीचे आते हैं आपके अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के नीचे आते हैं संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के नीचे निदेशक ऑब्लिक उप सचिव, अर्थात निदेशक और उप सचिव आते हैं। और उसके नीचे आते हैं अवर सचिव। अवर सचिव के नीचे आते हैं आपके सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के नीचे आते हैं आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और उसके नीचे क्लर्क, और फिर अन्य जो आपके कर्मचारी हैं वो। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो एसएससी के थ्रू आता है। और जो उच्च पद पर सचिव, अतिरिक्त सचिव जैसे अधिकारी हैं वो आपके आईएएस होते हैं। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो एसएससी से आता है वो प्रमोट करके सेक्शन ऑफिसर भी बनता है। और और भी उच्च पदों पर ये लोग जाते हैं। अगर हम लोग सचिव की बात करें तो सचिव बेसिकली आपका मंत्रालय विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, नीति और प्रशासनिक मामलों के सभी पहलुओं पर मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष
अपने विभाग का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? आपका सचिव ही करता है। गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि एक सचिव को सिर्फ फाइलों में नहीं डूबना चाहिए और दिनचर्या के कामों में दबा नहीं रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसके पास संपूर्ण तस्वीर को समझने, अपने क्षेत्र में सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को परखने तथा सोचने और योजना बनाने के लिए समय हो। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी जो सचिव हैं उसके संबंध में टिप्पणी की थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये कहा था कि समन्वयक, नीति मार्गदर्शक, समीक्षक और मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए। किसे? सचिव को। अगर हम लोग अतिरिक्त सचिव की बात करें तो अतिरिक्त सचिव मतलब जो या तो कभी कभी ये विभाग का भी प्रमुख होता है और ये विंग का भी कभी कभी प्रभारी होता है। अगर कोई मंत्रालय जिसके अंतर्गत विभिन्न विभाग आ रहे हैं तो उसके उसके विभाग का भी ये प्रमुख होता है। तो जो आपका इस रैंक के अधिकारी होते हैं अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के, तो उनके कार्यों में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली अतिरिक्त सचिव और ये जो सचिव के ही कार्यों को एक तरीके से देखते हैं। मतलब जो सचिव के ही लमसम जो कार्य होते हैं आसपास, उन्हीं कार्यों को ये लोग देखते हैं। इसको अगर हम लोग उसके नीचे आते हैं, निदेशक और उपसचिव। निदेशक और उपसचिव आपके किसके प्रभारी होते हैं? आपके डिवीजन के प्रभारी होते हैं। डिवीजन के कार्यों को देखते हैं। तो बेसिकली इनका जो कार्य होता है वो डिवीजन में जो भी कार्य हैं उनको ये स्वयं निपटाते हैं। ठीक है। और डिवीजन के अंतर्गत जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा ये करते हैं। केवल जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनको अतिरिक्त सचिव या विभाग के सचिव के पास लेकर जाते हैं। अगर हम लोग अवर सचिव की बात करें जो कि शाखा का प्रमुख होता है, तो आमतौर पर जितने भी संचार होते हैं मंत्रालय के, वो इसी स्तर पर उनको निपटाया जाता है और इसी स्तर पर उनको सुना जाता है। तो बेसिकली ये अनुभागीय स्तर तक ये सॉरी ब्रांच था। और ब्रांच के नीचे फिर आपका अनुभाग आता है। अनुभाग का प्रमुख, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, अनुभाग का प्रमुख आपका सेक्शन ऑफिसर होता है। और सेक्शन ऑफिसर ही अनुभाग के सारे कार्यों को देखता है और उसको करने के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। तो बेसिकली ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर क्लर्क और अन्य स्टाफ आते हैं जो इन सारे ही कामों को देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे क्या जो हायरार्की बनी हुई है मंत्रालय वो सचिवालय की ऊपर से नीचे तक, हमने उसको देखने का प्रयास किया। और जो अगर हम लोग मुख्य मुख्य रूप से कार्यों को देखने का प्रयास करें जो आपका सचिवालय है, तो सचिवालय के जो कार्य हैं वो बेसिकली यही है कि वो केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। विभिन्न मंत्रालयों विभागों के मंत्र मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है। वो निदेशालय और मंत्रालय के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जो भी डाटा को एनालिसिस करना होता है, उस पे सोचना विचारना होता है, और जो भी एक तरीके से सचिवालय आपका स्टाफ एजेंसी है और आपका जो निदेशालय होता है वो कार्य एजेंसी होती है। जो मंत्रालय की जो भी सोचने विचारने वाली चीजें होती हैं, जो भी नियम कानून बनाने वाली चीजें होती हैं, जो भी प्रारूप बनाना होता है, जो भी भविष्य को लेकर जो भी विकासात्मक एक खाका तैयार करना होता है, योजना बनानी होती है, वो कहाँ पे बनती है? आपकी सचिवालय स्तर पे बनती है, जिसको ऊपर भेजा जाता है आपका विधायिका के स्तर पर, और वही फिर बाद में नियम कानून बनते हैं और कानून बनते हैं, और फिर उन्हीं कानूनों को कौन आपका लागू करता है? आपका निदेशालय लागू करता है। अगर हम लोग इसके केंद्रीय सचिवालय के कार्य और दायित्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये स्टाफ एजेंसी है, और स्टाफ एजेंसी का कार्य क्या होता है? वो लाइन एजेंसी को सहयोग प्रदान करती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये बेसिकली थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। जो भी सूचनाएं होती हैं सरकार की और विभिन्न विभागों की, वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? सूचनाएं, डाटा, तथ्य सारे ही आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सचिवालय को में देखने को मिलते हैं। उन्हीं के आधार पर खाका बनाया जाता है, उन्हीं के आधार पर भविष्य में नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये सारे ही कार्य एक बेसिकली ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है आपका। और विभिन्न जो
लाइन एजेंसी है उनको सहयोग प्रदान करता है, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो, चाहे वो इसके संबंध में मैंने अभी आपसे वार्ता की है। अगर हम लोग विस्तार से और गहन रूप से इसका अध्ययन करें तो अगर हम लोग एक एक पॉइंट लेके चलें कि इसके कार्यों का, तो उसके संबंध में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो मंत्री हैं, मंत्री जो होते हैं उनको उनको परामर्श का कार्य ये करता है, क्योंकि मंत्री के पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। तो जो जो सचिवालय में जो अधिकारी हैं वो काफ़ी हद तक विभिन्न तथ्यों के बारे में, विभिन्न चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि मंत्रालय में सामान्यज्ञ के साथ साथ विशेषज्ञ भी देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न मुद्दों पर जो सहयोग होता है, जो परामर्श होता है, वो आपका विभिन्न नीतियों के संबंध में कौन देता है? आपका सचिव देता है। तो सचिव के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से मंत्रियों को विभिन्न नीतियों पर परामर्श दिए जाते हैं, जिस पे वो विधायिका में और विधायिका में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून, नियम और विनियमन नियम बनाने का कार्य आपका केंद्रीय सचिवालय करता है। क्षेत्रीय योजनाओं कार्यक्रम का निर्माण करता है। मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में बजट बनाना हो या व्यय व्यय पर नियंत्रण रखना हो, इसका कार्य आपका सचिवालय करता है। संचालनात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं तथा उसके बाद के संशोधन संशोधन जो होते हैं, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति को देने का कार्य कौन करता है? आपका सचिवालय करता है। तो बेसिकली जो नीतियों का समन्वय होता है, चाहे वो राज्य के साथ हो, चाहे विभिन्न राज्यों के साथ हो, चाहे वो निदेशालय के साथ हो, तो विभिन्न नीति के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी कौन करता है? आपका केंद्रीय सचिवालय करता है। राज्य प्रशासन के साथ संबंध स्थापित करता है, विभिन्न मंत्रालय और उसके एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करता है, व्यक्तियों और संगठन के साथ जो भी उसके एजेंसीज हैं, जो लाइन एजेंसी हैं, उनके उनके क्षमता विकास का कार्य भी आपका केंद्रीय सचिवालय करता है। तो और मंत्री को जो उनके संसदीय कर्तव्य हैं, जो विधायिका के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनको निर्वहन करने के लिए भी सहायता आपका कौन करता है? सचिवालय ही करता है, केंद्रीय सचिवालय ही करता है। तो बेसिकली ये जो इसके कार्य थे, जिस पे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, केंद्रीय सचिवालय के ये कुछ प्रमुख कार्य थे। तो सचिवालय की कार्य प्रणाली से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रशासन को एक स्थिरता प्रदान करता है, उसमें निरंतरता लाता है और एक तरीके से संतुलन का कार्य करता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी आइटम का जो न्यूक्लियस है, उस तरीके से आपका कौन कार्य कर रहा है? केंद्रीय सचिवालय कार्य कर रहा है। और मंत्री स्तर पर अन्य मंत्रालयों में समन्वय, संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुगम बनाता है। मंत्रियों के एक संस्थागत प्रणाली के रूप में ये सरकार के समुचित कामकाज के लिए अपरिहार्य है। मतलब इसके बिना बहुत ही मुश्किल है कि प्रशासन अपना कार्य कर पाएगा, क्योंकि ये जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है, एक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल विंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव विंग हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपका सचिवालय का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि ये छोटी सी वार्ता, रेडियो टॉक हमारे समस्त शिक्षार्थियों को पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव रेडियो टॉक लेकर मैं आप लोगों के समक्ष समय समय पर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।